हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2019 एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कुछ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं उसमें कुछ आपको आइडिया लग जाए, कुछ क्वेश्चन हो सकता है सेम आ जाए या फिर उसी से रिलेटेड आ जाए जिससे कि आपका कुछ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो जाए। तो हम लोग देख लेते हैं वन बाई वन। वैसे मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा pekun.com का। अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं या आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, आप इस चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहें उस बेनिफिट के लिए और चैनल को इम्प्रूव करना चाहें, इससे कुछ पर्सनली डोनेट करना चाहें, तो आप उस pekun.com के लिंक पर क्लिक करके कुछ पर्सनली आप वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं इस चैनल के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है ये पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑब्जेक्ट जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन। ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में लाई करता है। प्लान कम्स बिलो एलिवेशन। प्लान जो होता है वो एलिवेशन के बिलो होता है, या फिर ऑल ऑफ एबव होगा, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो आप राइट आंसर इसका कमेंट कीजिए। आपको मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम देता हूँ कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड बोल रहा है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऐसे रहता है। ये मान लीजिए कि अगर वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखा हुआ होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस साइड लेफ्ट में सेकंड होगा, यहाँ पर थर्ड होगा, यहाँ पर फोर्थ होगा। तो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोल रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ऑप्शन नंबर ए तो राइट हो गया। ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो हमारा राइट हो गया है। उसके बाद बी बोल रहा है ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन। ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ पर है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर हमेशा इस साइड होते हैं, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के और ऑब्जर्वर के बीच में है। ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ऑप्शन नंबर बी ऑल्सो राइट हो गया। अब सी बोल रहा है कि प्लान कम्स बिलो एलिवेशन। तो प्लान बोलते हैं आपको टॉप व्यू को और एलिवेशन बोलते हैं फ्रंट व्यू को। तो हमेशा फ्रंट व्यू, आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन याद होगा, हमेशा मैंने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था आप लोगों को तो ध्यान में होगा कि जो हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो होता है वहाँ पर फ्रंट व्यू हम लोग XY लाइन से अबव बनाते हैं और टॉप व्यू जो होता है वो हम लोग बिलो बनाते हैं। यहाँ पर सामने से देखते हैं तो फ्रंट व्यू यहाँ पर बनता है वर्टिकल प्लेन में, और जो प्लान होता है जो ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू से देखते हैं, टॉप से देखते हैं, वो जब हॉरिजॉन्टल पे बनता है तो उससे हम लोग 90 डिग्री रोटेट करके डाउनवर्ड लेके चले जाते हैं, जिससे क्या होता है प्लान जो होता है वो बिलो एलिवेशन के बनता है, मतलब फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी राइट हो गया। इसका मतलब ऑल ऑफ एबव राइट आंसर होगा। जो भी फर्स्ट ईयर में ड्राइंग अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। होप सो आप लोग सभी राइट आंसर कलेक्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हैशिंग लाइंस मे बी ड्रॉन एट टू मेन आउटलाइंस ऑफ द सेक्शन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हैशिंग लाइंस मे बी ड्रॉन एट टू, यहाँ पे एंगल पूछ रहा है कितने एंगल पर होगा, एट एंगल टू मेन आउटलाइन ऑफ द सेक्शन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो हैचिंग लाइन कितने एंगल पर होता है आपको ऑलरेडी पता है, फर्स्ट ईयर में मैंने बताया था जब सेक्शन ऑफ सॉलिड हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि हैचिंग जो हम लोग करते हैं वहाँ पर हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक रेफरेंस ले लेते हैं, रेफरेंस लेकर फिर वहाँ से हम लोग 45 डिग्री पैरेलल ऐसे करते जाते हैं। वहाँ पर अगर हम लोग सेक्शन से रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा हम लोग 45 डिग्री वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 2019 MED में ज़्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट ईयर ड्राइंग से आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ही आपको MED से आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन मैकेनिकल से आए हुए हैं। जो मैकेनिकल का जो डिटेल थोड़ा सा पढ़े होते हैं उनसे वो क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए। तो आप अगर MED का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज कुछ क्वेश्चन तो आपको नजर आएगा इसमें 5 to 10 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको ड्राइंग का क्वेश्चन नजर आ जाएगा। तो मेरे जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोडेड हैं उनको आप देख लीजिएगा एक बार, उससे आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच भी हो जाएंगे उससे। तो आप 5 to 10 क्वेश्चन के बीच में आप लगभग अगर वो सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो उससे भी आप बना सकते हो। तो आप देख लीजिएगा वो क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख रहा था 2019 में कि काफ़ी क्वेश्चन आपको ड्राइंग से आए हुए हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग कर लोगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके मैच हो जाएंगे। सभी हमने फर्स्ट किया, सेकंड किया, दोनों इंजीनियरिंग ड्राइंग से है। ये थर्ड क्वेश्चन आपका MED से है, वो भी MED से नहीं है, मैकेनिकल से है। तो मैकेनिकल में ये सब आपको प्रोडक्शन में पढ़ना है, बट यहाँ पर भी दे देता है, तो अब देना है तो ऑप्शन तो हमें सेलेक्ट करना होगा फिर कोई। तो ड्रिलिंग जिग इज़ यूज टू बोल रहा है
ड्रिलिंग में जिग एक यूज़ करते हैं, आपको बता दूं 2 चीज़ें यूज़ हम लोग करते हैं। एक जिग यूज़ करते हैं, ये आपको कन्फ्यूज़न के लिए हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। एक जिग होता है, एक फिक्सर होता है। फिक्सर होता है तो जिग का हम लोग यूज़ करते हैं होल्डिंग के लिए भी और गाइडिंग के लिए भी। ये होल्ड भी करता है, मान लीजिए कि हमें ड्रिल करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट में ड्रिल करना है तो वो उस ऑब्जेक्ट को होल्ड भी करेगा और उस ऑब्जेक्ट में जहाँ पर ड्रिल करना है वहाँ पर ड्रिल करके वहाँ पर ड्रिल करना है तो वहाँ पर उसे गाइड भी करेगा कि हमें इसी इतने दूर के स्पेस में, इतने दूर के रेडियस में हमें वहाँ पर ड्रिलिंग करना है। तो जिग का यूज़ हम लोग ड्रिलिंग गाइडिंग के लिए भी करते हैं, गाइड करने के लिए भी करते हैं और होल्डिंग के लिए भी करते हैं। वही अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि फिक्सर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो फिक्सर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग के लिए करते हैं। आपको नेम से यहाँ पर सजेस्ट हो जाएगा कि फिक्सर वो फिक्स करता है, मतलब वो होल्ड करता है। जहाँ पर भी फिक्सर आएगा वो सिर्फ होल्ड करेगा, जहाँ पर जिग आएगा वो होल्ड प्लस गाइड दोनों करता है, वो होल्ड भी करेगा और वो गाइड भी आपको करेगा। मतलब ड्रिलिंग करते टाइम जो भी ड्रिल बिट होता है वो गाइड भी करता है और वो होल्ड भी करता है। ये सब मैकेनिकल का टर्म है, तो थोड़ा सा आप जब एडवांस में जाइएगा तब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ पाइएगा। फिलहाल आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो जो भी बेसिक डेटा है मैं यहाँ पर देते जा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में, बिकॉज आप अभी 3rd सेमेस्टर में होंगे आई थिंक, तो उतना ज़्यादा आप डिटेल तो पढ़े नहीं होंगे, बिकॉज प्रोडक्शन आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, मशीन डिज़ाइन पढ़ा हुआ होना चाहिए। इस थोड़ा सा ज़्यादा आगे तक ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, जबकि इन्हें पूछना नहीं चाहिए, बट अब क्या किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दिया मैंने। राइट आंसर यहाँ पर होल्ड भी कर रहा है और यहाँ पर गाइड भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो जिग्स एंड फिक्सर का यूज़ हम लोग ए एंड बी दोनों, मतलब होल्डिंग और गाइडिंग दोनों के लिए करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। पुलीज आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट बाई कीज। पुलिस जो हम लोग माउंट करते हैं वो कौन से कीज से हम लोग माउंट करते हैं, ये यहाँ पर पूछ रहा है। ये भी थोड़ा सा मैकेनिकल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप बाद में इसको पढ़ेंगे। पुली उली ये सब बाद में पढ़ना होता है, पुली फ्लाई व्हील ये सब आपको बाद में पढ़ना होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको असेंबली में थोड़ा सा यूज़ हो सकता है, मिलता होगा, तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो पुलिस आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट बाई कीज, कौन से की से करते हैं, तो यहाँ पर 2 तरीके की यूज़ किया गया है। ये जो होता है शंख की जो यूज़ होता है वो हैवी, जहाँ पर हैवी इक्विपमेंट हो गया, जहाँ पर जैसे कि पुली हो गया, फ्लाई व्हील हो गया, तो उस केस में हम लोग शंख की, जहाँ पर हमें हाई पावर ट्रांसमिशन करना है उस केस में हम लोग यहाँ पर शंख की यूज़ करते हैं। और जो राउंड एंड सैडल होता है ये लाइटर पावर ट्रांसमिशन जहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन नहीं करना है, जहाँ पर लो स्पीड पर काम हो रहा है, वहाँ पर हम लोग राउंड एंड सैडल करते हैं। तो यहाँ पर पुली है, तो पुली जो होता है वो हैवी पावर का ट्रांसमिशन करता है, जहाँ पुली से शाफ्ट कनेक्टेड होता है, उस पर बेल्ट टाइप होता है, बेल्ट कंटिन्यूसली रोटेट करते, बेल्ट जो होता है कंटिन्यूसली उस पर रन करते रहता है और पुली रोटेट करते रहता है। तो यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन हैवी होता है, हाई होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर शंख की का ही यूज़ करेंगे। शंख की क्या होता है, आप जब असेंबली पढ़े होंगे आई थिंक, तो वहाँ पर आप देखिएगा शाफ्ट होता है, शाफ्ट पे पुली जो होता है माउंटेड होता है, और पुली जहाँ पर माउंटेड होता है वहाँ पर एक की हम लोग लगाते हैं उसको टाइट करने के लिए। की लगाते हैं कि वहाँ पर जो स्लिपिंग नहीं हो शाफ्ट और पुली के बीच में, वहाँ पर फिक्स्ड, वहाँ पर हमें असेंबली मिल जाए, इसलिए हम लोग वहाँ पर की का यूज़ करते हैं। तो शंख की एक तरह का की होता है, वो आप लोग देखिएगा। आई थिंक की समझ गए होंगे। जहाँ पर भी फ्लाईव्हील हो जाए या जहाँ पर हमें हैवी पावर ट्रांसमिशन करना है, जहाँ पर पुलिस हो जाए, पुलिस का यूज़ जहाँ पर हम लोग करते हैं, जहाँ पर पावर का ट्रांसमिशन हो गया या गियर हमें माउंट करना है, तो उस केस में आपको अगर हम लोग की का यूज़ करना होगा तो हम लोग शंख की का यूज़ करेंगे। अब आगे देख लेते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। टेल स्टॉक ऑफ द लेथ मशीन कैन बी ऑन द लेथ बेड। जो टेल स्टॉक हम लोग यूज़ करते हैं वो लेथ बेड पर, मतलब क्या उसको कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, रोल करा सकते हैं, स्पिन करा सकते हैं या फिर नॉन वेव करा सकते हैं, ये पूछने का यहाँ पर मतलब है। आपको ध्यान में होगा लेथ अगर आप पढ़े होंगे, आपको एमटी लैब पढ़ना है 3rd सेमेस्टर में, तो लेथ अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पर एक हेड स्टॉक होता है, बेड होता है, एक इस साइड जो होता है वो टेल स्टॉक ऐसे करके यहाँ पर लगा हुआ होता है। यहाँ पर चक होता है, यहाँ पर टूल पोस्ट कैरेज ये सब होता है, सैडल होता है, यहाँ पर मोटर कनेक्टेड होता है अंदर में। तो ये हेड स्टॉक इस साइड वाला हो जाता है, इस साइड वाला टेल स्टॉक होता है। तो वही पूछ रहा है कि टेल स्टॉक ऑफ द लेथ मशीन कैन बी, तो यहाँ पर कौन सा होगा, रोल्ड ऑन द लेथ बेड पे रोल्ड करा सकते हैं उसको, कि स्पिन करा सकते हैं, कि मूव करा सकते हैं। तो आपको ध्यान में होगा कि जो लेथ टेल स्टॉक होता है वो हम लोग आगे पीछे इसको मूव करा सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए हमें अगर शाफ्ट यहाँ पर कनेक्ट करना है, रखना है इस पर सपोर्ट के लिए, अगर शाफ्ट थोड़ा छोटा है, मतलब लॉन्ग है बट थोड़ा सा साइज़ में छोटा है, तो हम लोग इसको आगे भी मूव कर सकते हैं, और ज़्यादा लेंथ है तो इसको थोड़ा सा हम लोग पीछे भी कर सकते हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूव, मतलब हम लोग उसको करा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेल स्टॉक ऑफ द लेथ मशीन कैन बी मूव्ड, यहाँ पे हो जाएगा मूव्ड ऑन द लेथ बेड, मतलब लेथ बेड पर उसको हम लोग मूव करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्लियरेंस फिट इज द टाइप ऑफ फिट इन विच द शाफ्ट डायमीटर इज द होल डायमीटर। तो इसके लिए आपको टॉलरेंस आई थिंक आप लोग एमईडी में पढ़ लिए होंगे, फिट वहाँ पर पढ़ना होता है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, ये सब आपको पढ़ना होता है वहाँ पर।
तो वो अगर आप जानते होंगे तो इसका क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हैं। क्लियरेंस फिट इज द टाइप ऑफ फिट इन विच द शाफ्ट डायमीटर इज होल डायमीटर, मतलब उससे बड़ा होता है, होल से बड़ा होता है शाफ्ट, कि होल से छोटा होता है। तो 3 टाइप का फिट आप लोगों को वहाँ पर पढ़ना है। फर्स्ट है आपको क्लियरेंस, थोड़ा सा डिटेल आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि आप अगर क्लियरेंस के अलावा भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप सॉल्व कर पाओ। ट्रांजिशन एंड एक होता है इंटरफेरेंस। क्लियरेंस, ट्रांजिशन, इंटरफेरेंस होता है, ये आपका 3 टाइप का फिट है। तो क्लियरेंस में क्या होता है कि जो शाफ्ट का डायमीटर होता है वो हमेशा जो होता है वो होल के डायमीटर से छोटा होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई होल है उसमें हम लोग शाफ्ट को अगर वहाँ पर कनेक्ट करना है तो हमेशा शाफ्ट जो होगा वो हमेशा छोटा ही रहेगा। मान लीजिए ये शाफ्ट है इधर वाला, ये हमेशा छोटा रहता है, तो उसको हम लोग क्लियरेंस फिट बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमेशा कुछ ना कुछ गैप होगा। ट्रांजिशन में क्या होता है कि वो कभी छोटा भी हो सकता है, कभी बड़ा भी हो सकता है, मतलब ओवरलैप करता है, वो टॉलरेंस जो होता है उस पर ओवरलैप करता है। और इंटरफेरेंस में क्या होता है कि हमेशा शाफ्ट का डायमीटर इंटरफेरेंस में हमेशा बड़ा ही होगा। इंटरफेरेंस के केस में हमेशा शाफ्ट ही बड़ा हो जाता है होल के केस में। तो जहाँ पर भी हमें टाइट फिटिंग करना होता है, जैसे कि ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन है, जैसा रेलवे का व्हील एक्सल हो गया, वहाँ पर स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। बॉल बियरिंग हो गया, वहाँ पर स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग इंटरफेरेंस करते हैं। और जहाँ पर हमें रिलेटिव मोशन चाहिए होता है, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है तो पिस्टन रेसिप्रोकेट करते रहना चाहिए, तो वहाँ पर हमें क्लियरेंस वहाँ पर देना होगा, बिकॉज वहाँ पर गैप होगा तभी तो वो रेसिप्रोकेट कर पाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो क्लियरेंस है। आप इन तीनों फिटों को याद रखिएगा, जो 3 फिट्स है यहाँ पर, 3 फिट्स को याद रखिएगा कि क्या क्या फिट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्लियरेंस फिट है तो क्लियरेंस फिट में हमेशा मैंने क्या बताया अभी, शाफ्ट का डायमीटर जो होता है वो हमेशा होल का डायमीटर से छोटा होगा। तो शाफ्ट डायमीटर इज लेस देन द होल डायमीटर, होल डायमीटर से लेस देन होगा। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है। मैं थोड़ा सा डिटेल समझाने के लिए आपके, बिकॉज ये सब थोड़ा सा मैकेनिकल का टर्म है और आप लोग को अभी 3rd सेम में उतना डिटेल पढ़ना नहीं है। द रिवोल्यूशन पर मिनट इज ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट विल बी डिफरेंट इन केस ऑफ। पहले तो आपको समझना होगा कि रिवोल्यूशन जो हो रहा है मतलब रोटेशन हो रहा है, ड्राइविंग क्या होता है और ड्रिवन शाफ्ट क्या होता है। ड्राइविंग शाफ्ट वो शाफ्ट होता है जिसके पास पहले से पावर है, और ड्रिवन शाफ्ट वैसा शाफ्ट होता है जो पहले से रुका हुआ है, बट हम लोग इससे कनेक्ट कर दिए, ड्राइविंग शाफ्ट से कनेक्ट कर दिए तो वो रोटेट करने लगा। जैसे मान लीजिए कि ये मोटर से कनेक्टेड है, यहाँ पर हमने मोटर लगा दिया एक, यहाँ पर रोटेट हो रहा है ये। अब इसको हमने कुछ कपलिंग लगा दिया, इससे कपल लगाकर बाद में एक शाफ्ट लगा दिया, बिकॉज हमें लॉन्ग पावर ट्रांसमिशन करना, लॉन्ग लेंथ पर पावर ट्रांसमिशन करना है, तो सेकंड में हम लोग ये शाफ्ट लगा दिया, सेकंड वाला। तो ये जो शाफ्ट हुआ सेकंड वाला वो हो गया ड्रिवन शाफ्ट, मतलब इसको फर्स्ट वाला शाफ्ट ड्राइव कर रहा है। तो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट समझ में आ गया। ये फर्स्ट जो है वो ड्राइविंग शाफ्ट है, मतलब उसके पास रोटेशनल एनर्जी है, मोटर के थ्रू मिला हुआ है, बट सेकंड वाले शाफ्ट के पास नहीं है। तो सेकंड वाले शाफ्ट को हमने फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया, तो फर्स्ट वाला ड्राइविंग हो गया और सेकंड वाला ड्रिवन हो गया। दोनों एक ही जैसा लगता है, बस जहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है ड्राइविंग मतलब ड्राइव कर रहा है, ड्रिवन मतलब ड्राइव किया जा रहा है। वो शाफ्ट विल बी डिफरेंट इन केस ऑफ ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट में, मतलब स्पीड दोनों का अलग अलग किस केस में होगा ये पूछना चाह रहा है। तो कपलिंग का हम लोग यूज ही करते हैं 2 शाफ्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो आपको नेम से थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया लगाना होगा, बिकॉज ये थोड़ा सा बुक में भी इतना डिटेल नहीं देता है इसके बारे में। एक लेदर लिंक कपलिंग आप लोग देखे होंगे, जनरेटर देखे होंगे। जनरेटर में क्या होता है, एक फ्लाईव्हील आपको दिखता होगा, फ्लाईव्हील में बहुत सारे लेदर से कनेक्टेड होता है और वो फाइनली जो होता है एक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। तो जिससे क्या होता है, लेदर से एक शाफ्ट को कनेक्ट करके हम लोग फिर फ्लाईव्हील को रोटेट कराते हैं। तो मतलब जहाँ पर भी लेदर का लिंक करके हम लोग कपल करेंगे 2 शाफ्ट को, अगर हम मान लीजिए कि ऐसा शाफ्ट है, उसको हम लोग एक लेदर लगाकर ऐसे ऐसे हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे, तब यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है कि फर्स्ट वाले शाफ्ट में अगर ज़्यादा स्पीड हो तो सेकंड वाले में थोड़ा सा कम स्पीड हो सकता है, वहाँ पर लॉसेज हो सकता है लेदर की वजह से। तो इसका बेस्ट आंसर आई थिंक ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बिकॉज मफ कपलिंग में तो वहाँ पर स्पीड का रिडक्शन नहीं होता है, यूनिवर्सल में भी नहीं होता और कंप्रेशर में भी नहीं होता है। तो इसका बेस्ट आंसर लेदर लिंक कपलिंग होना चाहिए, बिकॉज लेदर है वहाँ पर तो उतना जो पावर ट्रांसमिशन होगा वो एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा। वहाँ पर लो पावर ट्रांसमिशन के लिए इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी हाई पावर ट्रांसमिशन होता है वहाँ पर हम लोग लेदर लिंक कपलिंग का यूज़ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फुट स्टेप बियरिंग इज यूज टू फुट स्टेप बियरिंग का यूज़ हम लोग वर्टिकल जो भी शाफ्ट होता है उसके लिए हम लोग करते हैं। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता कर जल्दी ऑप्शन सेलेक्ट करवा देता हूँ। फुट स्टेप बियरिंग है तो बियरिंग कैसा होता है, यहाँ पर एक फुट ऐसा करके वर्टिकल बियरिंग जैसा होता है, जिसमें हम लोग वर्टिकल शाफ्ट को ऐसे करके जैसा ज़रूरत होता है वहाँ पर हम लगा देते हैं। तो इसका हम लोग यूज़ हमेशा फुट स्टेप बियरिंग का यूज़ करते हैं वर्टिकल शाफ्ट के लिए। जैसे आपने बॉल बियरिंग ये सब देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर फुट स्टेप बियरिंग है तो वर्टिकल शाफ्ट के लिए यूज़ करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। द मेथड इन विच द एज और सरफेस इज डिवाइडेड इन स्मॉल नंबर ऑफ पार्ट एंड प्रोजेक्शन इज ट्रांसमिटेड for each point is called the method in which the edge or surface is divided in a small number of parts and projection is transferred for each point is called। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है आप देख लीजिए।
क्वेश्चन में मेथड पूछा है बट आंसर में यहाँ पर सरफेस दिया हुआ है। द मेथड इन विच द एज और सरफेस इज डिवाइडेड इन अ स्मॉल नंबर ऑफ पार्ट्स एंड प्रोजेक्शन इज ट्रांसफर्ड फॉर द ईच पॉइंट। तो मतलब मेथड पूछ रहा है बट यहाँ पर ऑप्शन में देखिए वैसा कोई मेथड का नाम नहीं है। यहाँ पर इंक्लाइंड ऑफ सरफेस है, कर्व सरफेस है, अपोजिट सरफेस, इक्वल सरफेस। यहाँ पर मेरे ख्याल से आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर डेटा कुछ मिसिंग है, या तो यहाँ पर मेथड नहीं होगा, यहाँ पर सरफेस के बारे में पूछ सकता है बट यहाँ पर डेटा आई थिंक मिसिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अगर आप सरफेस यूज़ करके कर सकते हैं, सरफेस इन विच द एज और सरफेस इज डिवाइडेड इन, वो भी सूट नहीं कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये पूछना चाह रहा है कि कोई भी अगर कर्व सरफेस है तो कर्व सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करके सारा पॉइंट्स निकालते हैं, पॉइंट्स निकालने के बाद फिर वहाँ पर प्रोजेक्शन करते हैं। तो इसका आंसर कर्व सरफेस हो सकता है कि कर्व सरफेस जो होता है उसमें हम लोग ऐसा करते हैं, सरफेस को हम लोग डिवाइड करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ पार्ट्स में, फिर उसको प्रोजेक्ट करते हैं हर एक पॉइंट को वहाँ पर ट्रांसफर करके। तो इसका आंसर कर्व सरफेस आई थिंक होना चाहिए बट एग्जैक्ट क्वेश्चन ये सही नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। टॉलरेंस आर गिवन टू द पार्ट्स। टॉलरेंस किस लिए दिया जाता है, आपको ध्यान में होगा कोई भी जो पार्ट्स है वो हम लोग एग्जैक्ट डायमीटर का, एग्जैक्ट जो भी हमारा साइज़ है, मान लीजिए कि अगर हम लोगों को 10x10 का बनाना है तो जब हम लोग मशीनिंग करते हैं तो एग्जैक्ट वो 10 का नहीं बनता है, 10 में कुछ प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ पर भी कुछ प्लस माइनस हो जाता है, वो बनाने पर ही वैसा होता है। आप 100% एक्यूरेसी के साथ कुछ भी नहीं बना सकते हो, कुछ ना कुछ थोड़ा सा वेरी, मतलब 0.001 तो वेरी करेगा ही, 0.001 या 0.002 कुछ वेरी कर जाएगा। तो उसी को हम लोग जो वेरी करता है और जो रेंज होता है वेरी करने का, कभी हमने बनाया 0.002 वेरी कर गया, कभी हमने बनाया 0.001 वेरी कर रहा है, तो जो रेंज होता है जहाँ से जहाँ तक वो वेरी करता है उसी को हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। तो ये हम लोग 100% परफेक्ट नहीं बना सकते हैं, इसलिए टॉलरेंस उसमें प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर इस इतना टॉलरेंस तक इस रेंज में वो बना है तो वो सही है हमारा प्रोडक्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक परफेक्ट सेटिंग, मतलब परफेक्ट सेटिंग बनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट देखते हैं। द टाइप ऑफ टॉलरेंस इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिलिंग इज मोस्टली, जो ड्रिलिंग होता है उसमें हम लोग जो टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं वो कैसा होता है, बाइलेटरल होता है, यूनिलेटरल होता है, या बोथ साइड होता है, या जीरो टॉलरेंस होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि जो हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग में हम लोग हमेशा होल को प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग, आपको ध्यान में होगा जब भी हम लोग ड्रिल करते हैं, वॉल में ही ड्रिल करें तो वहाँ पर एक होल हो जाता है। तो होल होने का जब होल होगा तो होल जिस साइज़ का हमें चाहिए उसी साइज़ का होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी वो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा तब क्या होगा, जो भी हमें वहाँ पर स्क्रू या शाफ्ट वहाँ पर लगाना होगा तो वो क्या होगा, लूज़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग हमेशा ड्रिलिंग के केस में यूनिलैटरल ही हम लोग यहाँ पर टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं। यूनिलैटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस क्या होता है वो आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यूनिलैटरल जब हम लोग एक ही साइड में अगर उसका वेरिएशन करेंगे, मतलब डायमीटर मान लीजिए इतना हमें चाहिए और उसके अंदर ही हम लोग वेरिएशन कर रहे हैं, उसके अंदर टॉलरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तब हमारा यूनिलैटरल होता है। और बाइलेटरल मतलब अगर इतना डायमीटर चाहिए, कभी हम लोग बना रहे हैं इससे ज़्यादा बन जा रहा है, कभी बना रहे हैं कम बन जा रहा है, तो वो बाइलेटरल हो जाता है। तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे जितना होल है उससे छोटा बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फिर उससे हमें इलाज कर सकते हैं। बहुत सारे होता है प्रोसेस, बोरिंग हो जाता है, रिमिंग होता है, उससे हम लोग इलाज कर सकते हैं। ये सब मैकेनिकल का टर्म है, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रख लीजिए। जब भी हम ड्रिलिंग करेंगे तो यूनिलैटरल से हम लोग यूनिलैटरल टॉलरेंस वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्राउनिंग ऑन द पुलिस हेल्प, जो पुलिस पर हम लोग क्राउनिंग करते हैं वो किस लिए करते हैं वो यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल सकता है बेस्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट जो ज़्यादा सूटेबल है वो देख लीजिए। होता क्या है कि पुली पे हम लोग बेल्ट लगाते हैं, जैसे ये पुली है मान लीजिए हमारा, ऐसे हमने पुली बनाया, पुली पर ऐसे बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट से दूसरा पुली पे ये कनेक्टेड है। तो पुली बीच में रहे, सेंटर पर रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, जो पुली मान लीजिए फ्रंट व्यू में पुली बना रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे करके पुली है, ये ऐसे फ्रंट व्यू में ऐसा दिख रहा है पुली, ऐसे शाफ्ट कनेक्टेड है। अब हम लोग क्या करते हैं, बीच में थोड़ा सा या तो कर्व दे देते हैं या इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, इसी को हम लोग क्राउनिंग बोलते हैं। तो ये किस लिए करते हैं कि बेल्ट हमारा जो है वो मिडिल पोर्शन पर है, सेंटर पर है, मतलब पुली के सेंटर पर है, जिससे कि हमारा पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा और स्लीपिंग वहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इसका ज़्यादातर बेस्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, टू कीप द बेल्ट ऑन द सेंटर ऑन द पुली वाइल इट इज़ इन मोशन। जब मोशन में हो तो सेंटर ऑफ पुली सेंटर में वो हो। अगर ऑप्शन नंबर सी नहीं देगा आपको तो ऑप्शन नंबर ए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इन डिक्रीजिंग द स्लिप ऑफ द बेल्ट, मतलब बेल्ट हमारा वहाँ से स्लिप नहीं करे, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए भी सिलेक्ट कर सकते थे। बट यहाँ पर बेटर सबसे आंसर होगा बेल्ट ऑन द सेंटर ऑन ए पुली वाइल इट इज इन मोशन। अगर ये ऑप्शन नहीं है, सिर्फ स्लिप के बारे में दिया है तो वो भी आंसर हो जाएगा, बिकॉज हम लोग मेन पर्पस इसका स्लिप को कम ही करना है, लेकिन हम लोग सेंटर पे पहले रखेंगे। अगर सेंटर पर रहेगा तो वो स्लिप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो पहले से हम लोग सेंटर पर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर पर या तो थोड़ा सा कर्व कर देते हैं पुली में, या थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। पहले का जो पुली आता था वो ऐसा होता था, अब तो आप देखते ही होंगे ऐसे करके पुली रहता है। तो ठीक है, ये हम लोग क्राउनिंग देख लिए। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
स्क्रूड यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन शुड है, जो पावर ट्रांसमिशन में स्क्रूड यूज होता है, तो आपको ध्यान में होगा पावर ट्रांसमिशन जब भी हम लोग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन होना चाहिए, वहाँ पर लॉसेस कम होना चाहिए। तो अगर हमारे पास हाई एफिशिएंसी का स्क्रू रहेगा जो पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा करे तो वो हमारे लिए बेटर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हाई एफिशिएंसी स्क्रू का हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। वैसे आप लोगों को ये भी पता होगा कि कौन सा स्क्रू यूज़ करते हैं, बटरस स्क्रू आता है, एक्मे स्क्रू आता है, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रू आता है। तो बटरस का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। हेक्सागोनल प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट फेस। बोल रहा है हेक्सागोनल प्रिज्म है HP पर रखा हुआ है, उसका एक लॉन्गेस्ट फेस जो है वो लॉन्गेस्ट फेस पर, मतलब उसका जो रेक्टेंगुलर फेस है वो रेक्टेंगुलर फेस जो है वो HP पर रखा हुआ है। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू VP, एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू VP है, मतलब फ्रंट व्यू में हमें हेक्सागोन ऐसे करके दिखेगा। द सेक्शन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू HP, और जो सेक्शन प्लेन कट कर रहा है वो HP के परपेंडिकुलर है और VP के इंक्लाइंड है, मतलब हम लोगों को ऐसे दिखने वाला है और यहाँ पर एक सेक्शन प्लेन ऐसे करके दिखने वाला है। परपेंडिकुलर टू HP भी हो गया और VP के इंक्लाइन भी हो गया। एंड कटिंग सॉलिड अप्रॉक्सीमेटली एट द मिडिल, जब मिडिल में वो कट करेगा तब हमें सेक्शन क्या दिखने वाला है, फ्रंट व्यू से। तो फ्रंट व्यू से जब भी हम लोग सेक्शन देखेंगे तो आपको हेक्सागोन तो दिखने वाला है बट इरेगुलर शेप का दिखेगा। जब पैरेलल ये कट करता तो वो हमें पैरेलल जब कट करता तो हमें वो रेगुलर दिखता है, बट यहाँ पर पैरेलल नहीं कट किया, यहाँ पर इंक्लाइन कट किया, तब हमें वो रेगुलर नहीं दिखेगा। इस केस में इरेगुलर हेक्सागोन दिखेगा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इरेगुलर हेक्सागोन। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सर्फेस ऑफ अ सिलेंडर इज अ रेक्टेंगल हैविंग वन साइड इक्वल टू। बोला डेवलपमेंट हमने करना है, लेटरल सर्फेस सिलेंडर का डेवलपमेंट करना है। तो जो डेवलपमेंट होता है, जो रेक्टेंगल हमें मिलता है उसका वन साइड किसके बराबर होता है, इफ अदर साइड, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको अदर इक्वल टू द इट्स लेंथ। तो हम लोग आपको डेवलपमेंट याद होगा, जब सिलेंडर का डेवलपमेंट करते हैं तो ये तो होता है लेंथ के बराबर, बट ये जो होता है हम लोग सरकमफ्रेंस के बराबर डेवलपमेंट करते थे। मतलब ये सरकमफ्रेंस ऊपर का लेंथ हम लोग लेते थे, जो भी पाई डी से आता था वो लेंथ होता था रेक्टेंगल जो मिलता था हमें, और यहाँ पर जो हाइट होता था मतलब लेंथ के फॉर्म में सिलेंडर का होता था वो हम लोग का होता था। तो ये तो बोल रहा है कि लेंथ हमारा अदर होता है, तो फर्स्ट क्या होता है, मतलब एक तो लेंथ है, दूसरा क्या है, तो दूसरा आपको सरकमफ्रेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। द डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल सर्फेस ऑफ द सिलेंडर इज अ रेक्टेंगल हैविंग वन साइड इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस सर्कल। बेस सर्कल जो हमें मिलता है टॉप व्यू में उसका सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है, एंड अदर इक्वल टू इट्स लेंथ, अदर जो होता है वो लेंथ के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 16 देख लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सर्फेस ऑफ पिरामिड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इक्वल ट्रायंगल्स इन कॉन्टैक्ट। बोल रहा है कि जब हम लोग लेटरल पिरामिड का डेवलपमेंट करते हैं तो जो हमें डेवलपमेंट मिलता है वो कौन सा नंबर ऑफ वहाँ पर कौन सा ट्रायंगल कनेक्टेड होता है आपस में। तो ध्यान में होगा आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल ही वहाँ पर होता है। नंबर जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क बनाते हैं, आर्क बनाकर फिर क्या करते हैं उसको ऐसे ऐसे मान लीजिए 3 का है, 3 में कर दिया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, तो क्या होता है ये दोनों एजेस बराबर है, फिर ये दोनों एजेस बराबर है, ये दोनों एजेस बराबर है, नीचे वाला सबका नीचे वाला जो है आपस में ये तीनों बराबर है। बट एक ट्रायंगल अगर हम लोग फर्स्ट इसको मानते हैं तो ये 2 एजेस बराबर है, ये तीसरे वाले से। फिर अगर सेकंड इसको मानते हैं तो इसका 2 एजेस ये बराबर है थर्ड वाले से, इसका 2 एजेस बराबर है इस वाले से। तो ये क्या होता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अ पेंटागोनल प्रिज्म रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट फेस ऑन HP। एक पेंटागोनल प्रिज्म है जिसका वन ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट फेस ऑन HP, मतलब उसका जो रेक्टेंगुलर फेस है वो HP पर रखा हुआ है, एंड एक्सिस ऑफ द प्रिज्म इज पैरेलल टू VP। इस तरीके से रखा हुआ है कि एक्सिस जो है वो VP के पैरेलल है। तो कैसा रखा हुआ होगा, ये साइड व्यू में हमें दिखेगा पेंटागन, फ्रंट व्यू में हमें एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, और टॉप व्यू में भी हमें एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, साइड व्यू में हमें वहाँ पर दिखने वाला है। तो फिर क्या बोल रहा है, द सेक्शन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ HP एंड VP। तो मतलब ऐसा करके हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा, और सेक्शन प्लेन ऐसा है कि HP के भी परपेंडिकुलर है और VP के परपेंडिकुलर। तो फ्रंट व्यू में हमें एक प्लेन जैसा ऐसा लाइन जैसा दिखने वाला है, वो वर्टिकल लाइन जैसा दिखने वाला है। द सेक्शन विल भी, तब वो जो सेक्शन बनेगा तब क्या बनेगा, तो सेक्शन हम लोग साइड व्यू से देखेंगे तब हमें एग्जैक्ट वहाँ पर वो पेंटागोनल दिखने वाला है, बिकॉज जस्ट वो परपेंडिकुलर दोनों के कट किया है जो हम लोग को मिल रहा है वहाँ पर। ऐसे मान लीजिए पेंटागन है, साइड व्यू में हमने ऐसे यहाँ पर बनाया साइड व्यू, यहाँ पर अगर पेंटागन मान लीजिए कि ऐसा हमने बना दिया, यहाँ पर जो भी पेंटागन बनेगा, और यहाँ पर सेक्शन अगर ऐसे कट कर रहा है HP का भी परपेंडिकुलर VP का भी परपेंडिकुलर, तो जब हम लोग इसमें सेक्शन देखते हैं, मान लीजिए इधर से देखें या इधर से देखें, तो यहाँ पर हम लोग को जस्ट पेंटागन ही एग्जैक्ट शेप का मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। रेगुलर कोन इज being cut by a plane which is parallel to the axis of cone, the section formed will be। एक रेगुलर कोन है, is being cut by a plane which is parallel to the axis of cone, the section formed will be। जब भी रेगुलर कोन को हम लोग एक्सिस के पैरेलल कट करते हैं तो हमेशा हम लोगों को वहाँ पर हाइपरबोला मिलता है। जब एक्सिस का परपेंडिकुलर कट करते हैं तो सर्कल मिलता है, मतलब ऐसे कोन है और ऐसे हमने कट कर दिया तो सर्कल मिलेगा, और ऐसे करके कट कर दिया तो इलिप्स मिल जाता है, और अगर जनरेटर के पैरेलल करके कट किया तो पैराबोला। तो यहाँ पर
एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है, मतलब वर्टिकल ऐसे कट कर दिया गया है, तब हमें एक हाइपरबोला मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। अ प्रिज्म एंड कोन गॉट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन विल बी एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ। जब कोई प्रिज्म में हम लोग कोन का इंटरसेक्शन करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे प्रिज्म हमने कोई ले लिया, उसमें हमने कोन का इंटरसेक्ट कराया, तब बोल रहा है कि द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो यहाँ पर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे आर्क जैसे मिलता है, वो क्या हुआ। तो एक कर्व मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। अब जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिला वो किसके एक्सिस के पैरेलल होता है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो प्रिज्म है, प्रिज्म के एक्सिस के जस्ट वो पैरेलल होता है, बिकॉज इसका एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल है, बट ये जो हमें आर्क मिला है इसके इंक्लाइन मिलेगा, बट प्रिज्म के एक्सिस का वो जस्ट पैरेलल मिलेगा। एक प्लेन होगा जो प्रिज्म के एक्सिस के जस्ट पैरेलल होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कर्व एंड प्रिज्म के पैरेलल, प्रिज्म के एक्सिस के पैरेलल वो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। द स्टैटिक लोड इज डिफाइंड एज द लोड एक्टिंग ऑन द बियरिंग व्हेन शाफ्ट इज। स्टैटिक लोड तब होता है जब कोई भी शाफ्ट जो होता है वो स्टेशनरी कंडीशन में हो, रुका हुआ हो, तभी स्टैटिक लोड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर शाफ्ट में रोटेशन है तो वहाँ पर स्टैटिक लोड नहीं होता है, वहाँ पर डायनेमिक लोड हो जाता है। वहाँ पर फटिक रिपीटेड लोड होता है, फटिक होता है, फ्लक्चुएट करते रहता है, कभी हाई लोड लगेगा, कभी लो लगेगा, कभी हाई लगेगा, कभी लो लगेगा। तो वहाँ पर रिपीटेड वेरिएशन वहाँ पर लोड का होते रहता है, तो वो स्टैटिक में नहीं आता, वो डायनेमिक में आ जाता है। तो स्टैटिक लोड हमेशा स्टेशनरी शाफ्ट पे लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर आपको समझाया हूँ, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। आप इंजीनियर सलाह ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर कुछ चैनल को सपोर्ट करना चाहें, पर्सनली कुछ डोनेट करना चाहें, आपके अगर बेनिफिट आप इससे ले रहे हैं, कुछ डोनेट करना चाहें, पर्सनली कुछ हेल्प करना चाहें, तो आप paycoon.com का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप कुछ डोनेट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।